पहले स्वर संधि के नियम लिखना है आपको, एक बार रिवीजन करना है। सबके लिए रिवीजन बोला था, लेकिन अब स्वर संधि के नियम। अच्छा, अलग। स्वर संधि। तो पहली है अ अथवा आ, अ अथवा आ, इनके बाद ए अथवा आई, ए अथवा आई, ए अथवा आई हो, ए अथवा आई हो, तब दोनों के स्थान में टेकल्यासाठी झालं असेल, स्थान में, दोनों के स्थान में आई हो जाता है। आई हो जाता है। और जब ओ अथवा ओ हो, ओ अथवा औ हो, ओ अथवा औ हो, ओ अथवा औ हो, तब दोनों के स्थान में औ हो जाता है। जैसे क्या नियम लिखवाया पहले तो, अ अथवा आ, अ अथवा आ, इनके बाद ए अथवा आई हो, इसके जैसे यहाँ पर अ है, इसके बाद ए आया, अ के आगे आई आया, आ के आगे ए आया, ए आई है ना, नहीं तो आ प्लस आई। तो इन दोनों के स्थान पर लिखा है ना, वहां पर अ अथवा, इनके बाद ए अथवा आई आए, अ अथवा आ, इन दोनों के बाद ए अथवा आई आए, या दोनों जगह है ना, या अ के साथ आया, आ के साथ आया, इन सब का संधि आई होती है, के स्थान में आई हो जाता है। और जब अ प्लस ओ हो, या अ प्लस औ हो, आ प्लस ओ हो, आ प्लस औ, तो इनके स्थान पर औ होता है। जैसे उदाहरण, तो समझ क्या आया कि यदि ये समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अ प्लस ए आए तो भी आई होगा, अ प्लस आई आया तो भी आई होगा, आ प्लस ए आया तो आई बनेगा, आ प्लस आई आया तो भी आई बनता है। अब अ के साथ ओ आए तो भी औ ही बनेगा,
अ प्लस औ आए तो भी औ बनेगा, आ प्लस ओ आए तो भी औ बनेगा, आ प्लस औ आ जाए तो भी औ ही बनता है। तो जैसे उदाहरण है आद्य प्लस एव, जैसे आद्य प्लस एव, तो यहाँ पर अद्य, इसमें से अ निकाला मैंने, प्लस ए आया। अब यहाँ पर अ है, यहाँ पर ए है, तो कौन सा आया, ए अ प्लस ए आया, तो क्या बनता है, आई बनता है। इसलिए इसका क्या बनेगा, इन दोनों स्वरों के स्थान पर, तो क्या होगा, अद्य प्लस अ प्लस ए ने आई बना, प्लस एव प्लस व, ये बचा हुआ वो है ना, तो इसको क्या बना, अद्यैव, अद्य ने अभी, वो क्रिया विशेषण अवयव आगे आएंगे। हाँ, इसका उदाहरण यदि वहाँ लिखा नहीं होगा तो आप लिख लेना है, आद्य प्लस एव, आद्य में से अ निकाला, एव का है ही, हाँ, तो अ प्लस ए, तो यहाँ पर अ प्लस ए आने पर आई बनता है। इसलिए इन दोनों स्वरों में यदि आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ए को बाजू में रखो और यहाँ पर व लिखो, तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर ए स्वर बना। समझ में आया, आद्य प्लस एव, आद्य में से अ निकाला, ए और व, हाँ, तो अ प्लस ए आया तो क्या बना, आई बना, तो आद्य प्लस आई प्लस व, अद्यैव। दूसरा उदाहरण है, इसको दूसरी, ये थोड़ा सा मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि इसको जगह चाहिए मुझे, अ प्लस ए, आ प्लस आई, अ प्लस आई, आ प्लस ए, आ प्लस आई बना, अ प्लस ओ, अ प्लस औ, अ प्लस ओ, आ प्लस ओ और आ प्लस औ, तो ए औ बनता है। तो इसको मिटा रही हूँ मैं। तो दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर ये पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण है तथा प्लस एव, तो तथा तथ प्लस समझने के लिए, वैसे तो ऐसा है समझ में आता है लेकिन किसी को स्वर समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको मैं खोल रही हूँ सिर्फ, तथा प्लस आ प्लस ए प्लस व को मैंने बाजू में किया। अब इन दोनों स्वरों के स्थान पर क्या बनेगा, आ प्लस ए है, आ प्लस ए है ना, तो क्या बनता है उसका, आई बनता है। तो इन दोनों के स्थान पर आई लिखो, आई प्लस व, तो क्या हो जाएगा ये, तथैव। और ऐसे आएंगे। अब ओ का एक उदाहरण देते हैं, महा प्लस औषधि, तीसरा उदाहरण, महा प्लस औषधि, इसको भी खोलो, मह प्लस आ प्लस औ। अब इसको थोड़ा सा, इसको भी अलग अलग समझने के लिए अलग लिख रही हूँ, अलग है नहीं ये शब्द हो, लेकिन आपको संधि समझ में आए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। तो आ प्लस औ है, तो आ प्लस औ, तो यहाँ पर आ प्लस औ आया, तो इन दोनों को स्थान पर औ बनता है, इसलिए क्या बना, औ बना, मह प्लस औ प्लस औषधि, तो क्या बना, इसको मिला दो इसमें, महौषधि। उदाहरण
और एक उदाहरण लो उसमें, तंडुल प्लस ओदनम, परसों। हाँ, यहाँ पर क्या है, तंडुल प्लस औ अवेदनम। समझने के लिए एक शब्द है, लेकिन समझने के लिए अलग लिख रही हूँ मैं, क्योंकि संधि दिखानी है आपको। तो क्या हो गया यहाँ पर, अ प्लस ओ है अब। अ प्लस ओ है ना, ओ नहीं है, ओ है। हाँ, तो अ प्लस ओ कहाँ आया, अ प्लस ओ, इन दोनों को मिलकर ओ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तंडुल, ये औ बना है दोनों स्वरों के स्थान पर, दनम। अब ये औ है तो इसमें मिल जाएगा, ये हलंत है, इसलिए तंडुलो दनम। क्या क्या हुआ नियम, अ अथवा आ इनके बाद में ए अथवा ऐ हो, तब दोनों के स्थान में, दोनों स्वरों के स्थान में ऐ हो जाता है। और जब ओ अथवा औ हो, तब दोनों के स्थान में औ हो जाता है। उदाहरण दिया, आद्य प्लस एव, तो उसका क्या बना, आद्यव बना। कैसे बना, आद्य प्लस अ प्लस ए, अ प्लस ए कहाँ पर आया, अ प्लस ए, इन दोनों को मिलाकर आई बनता है। दिखते कब कड़े लाइए। हाँ, तो ए क्या बनता है, आद्य प्लस अ प्लस ए, इन दोनों स्वरों को मिलकर आई बना, और पूरा क्या बन गया, संधि अद्यव। इसी तरह से तथा प्लस एव, तथा, ऐसे तथा शब्द ही है, लेकिन समझने के लिए मैंने इसका अलग निकाला है। आ प्लस ए प्लस वो, तो आ प्लस ए मिलकर प्लस ए मिला, आ प्लस ए, तो उनकी संधि क्या होगी, आई ही होती है, इसलिए क्या बना यहाँ पर, आई बना, तो तथैव बना। आगे तीसरा उदाहरण दिया, महा प्लस औषधि, महा आ प्लस औ प्लस अधि, तो क्या क्या, यहाँ पर आ प्लस औ है, तो आ प्लस औ, तो उनकी संधि क्या बनी, औ बनती है। तो ये क्या बना, यहाँ पर ये औ बना, आ प्लस औ का, और ये इसमें ये हलंत है, तो ये औ स्वर इसमें मिल गया, तो ये महौषधि बना। आगे तंडुल प्लस ओदनम, तो तंडुल में से अ मैंने बाजू में निकाल दिया, ओ है, दनम अलग लिखा। तंडुल प्लस अ प्लस ओ, तो अ प्लस ओ बराबर औ बनता है, इसलिए क्या बना है, यहाँ पर औ बना इन दोनों स्वरों के स्थान में, तो तंडुल प्लस औ प्लस दनम। अभी औ यहाँ पर स्वर रहित व्यंजन है, तो इसमें ये मिल जाएगा, इसलिए तंडुलोदनम बना। अब आगे आगे का सभी जिसको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी पूछने वाली हूँ उसको। आगे ये आपको लिखवाए हैं पहले, लेकिन आपकी परीक्षा है तो थोड़ी रिवीजन की क्लास चल रही है, अभी तो नया कुछ पढ़ा है नहीं अभी। दूसरा नियम,
अंतिम चार स्वरों को छोड़कर अंतिम चार स्वर कौन से हैं? ए, आई, ओ और औ। इन चार स्वरों को छोड़कर, नहीं लिखा होगा तो लिख लो। अंतिम चार स्वरों को छोड़कर, ये दीर्घ संधि का नियम है। जब, हाँ, स्वर संधि में ही दीर्घ संधि है। जब ह्रस्व अथवा, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर के बाद उसी जाति का ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ जाए तब उन दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर होता है। जैसे उदाहरण क्या लिखा है, पहले एक बार। अंतिम चार स्वरों को छोड़कर जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के बाद उसी जाति का ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ जाए तब उन दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे उदाहरण, इसको ही दीर्घ संधि बोलते हैं। स्वर संधि में भी इसको दीर्घ संधि बोलते हैं। स्वर संधि का ही प्रकार है दीर्घ संधि। जैसे उदाहरण, रत्न प्लस आकरह। तो रत्न में क्या है, इसको खोलने के बाद रत्न प्लस अ प्लस आ प्लस करह। तो यहाँ पर क्या है, अ के आगे आ आया, यानी अंतिम चार स्वरों को, यानी ए आई ओ औ है क्या, नहीं है। तो इनको छोड़कर जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के आगे उसी जाति का, यानी अ आ इसी जाति का, पहले मैंने बताया समान सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम, ये कातंत्र का सूत्र है। समान सवर्ण आने पर अ आ ई उ रु रु, ये समान स्वर कहते हैं। तो इनके आगे यहाँ पर ह्रस्व आ जाए, दीर्घ आ जाए, तो इन दोनों को मिलकर दीर्घ ही बनता है। रत्न प्लस आ, इन दोनों के स्थान पर करह। तो क्या बना, इसमें रत्न में आ मिला को रत्नाकरह। दूसरा उदाहरण है, दैत्य प्लस अरि। देवागम, आप देवागम पढ़ रहे हैं ना, देवागम, देव प्लस आगम ह। तो देव में से अ बाजू में निकाला मैंने,
प्लस आ आया प्लस गमः। अब इन दोनों स्वरों के स्थान पर दे प्लस इन दोनों का क्या होगा, दीर्घ होगा, कि समान है ना, अ आ ई उ ये समान स्वर्ण है, तो उसको क्या क्या अ के आगे आ आया, तो क्या बनेगा यहाँ पर आ बनेगा दीर्घ, और गमः ये देवागमः। इनमें से ये चार शब्द छोड़कर, चार स्वरों को छोड़कर हम कोई सा भी स्वर आए है ना, तो समान उसके उसी जाति का, ये चाहिए ना, उसी जाति का लिखा है ना, उसी जाति का स्वर आए, हाँ स्वर आए तो वह स्वर जो है दीर्घ होता है। आगे दूसरा उदाहरण, दैत्य प्लस अरिहि। दैत्य प्लस अ प्लस रिहि, इसको अरिहि एक ही शब्द है, लेकिन समझने के लिए मैंने इसको क्या किया है, अलग लिखा है। अब ये क्या है, यहाँ पर अ के आगे अ आए, क्या आया, अ के आगे अ आया, तो भी क्या बनेगा, इसका आ ही बनता है। फिर क्या आएगा, या इसमें मिल गया दैत्यारिहि, दैत्यों का शत्रु, राक्षसों का शत्रु। आगे उदाहरण लिखिए फिर वापस 4, गिरि प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र, गिर प्लस ई प्लस इन, वो ह्रस्व वाला अ है ना, हाँ ये ह्रस्व है, तो यहाँ पर क्या आया, ई आया ना, तो क्या बनेगा, दीर्घ ये बनेगा, तो गिर प्लस दीर्घ ई बना और प्लस इंद्र द्रह बना। अब इसको क्या करना है, गिरीन्द्र, बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं, एक ऊ का देते हैं अंतिम 5वां है, गुरु उपदेश, क्या बनेगा इसका, अब ये यहाँ पर ऊ आया, गुर प्लस ऊ, ये आपको समझने के लिए मैंने अलग लिखा, ये उपदेश। अब ये ऊ के आगे ऊ आया, तो क्या बनेगा, गुर प्लस ये दीर्घ ऊ बना प्लस उपदेश, और ये ऊ इसमें मिल गया, तो ये गुरु उपदेश। दीर्घ संधि होती है, इतना ही ध्यान में रखना है इसमें। अब आई है संधि नंबर 3, एक ही शब्द में रू रसा इनके बाद नहीं, वो तो इसकी संधि हो, अभी नहीं, व्यंजन संधि हो, नहीं रूरस है ना, एक स्वर संधि का कल एक रहना बताएगा, तो अभी वो ध्यान में आया, अभी वो बाद में बताती हूँ विसर्ग संधि का। पहले आप गुण संधि देखते, फिर रूरस का देखेंगे। हो गया सभी का लिखना, आगे गुण संधि,
चौथी है ना, तीसरी 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 है। तो अभी आप स्वर संधियां सारी बता रहे थे, इसमें ये दीर्घ और गुण संधि बीच में वो भी गुण संधि स्वर संधि ही है। अ अथवा आ, अ अथवा आ, अ अथवा आ, इनके बाद में, इनके बाद में, के बाद में ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ई उ रू रू, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ई उ रू और रू। स्वर आने पर उन दो स्वरों के बदले में, उन दो स्वरों के बदले में, वो वहाँ शुरुआत में आया हूँ प्रथम गण के लिए दिया था सिर्फ, उन दो स्वरों के बदले में, उन दो स्वरों के बदले में बाद के स्वर का गुण होता है, बाद के स्वरों का बाद के स्वर का गुण होता है। वह सिर्फ प्रथम गण के लिए गुण और वृद्धि संधि बताया था, यह सामान्य गुण संधि नियम है। हाँ, गुण संधि होती है। ऐसा ही है, उसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ वहाँ पर अविकरण लगाने के लिए बोला था और यहाँ पर अ और अथवा आ, ये दो है बताए। तो क्या आएगा इसमें, क्या नियम बताया, अ अथवा आ, इनके बाद में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई आ जाए, ई दीर्घ ई आ जाए, उ दीर्घ उ आ जाए, रू दीर्घ उ रू, क्या और अ अथवा आ के बाद में रू अथवा रू आ जाए या रू आ जाए, तो उनका क्रम से क्या बनेगा, ये वरल ई का गुण ए बनेगा। इसको पहले मिटाते हैं। यन संधि नहीं बता रही हूँ मैं, गुण संधि बता रही हूँ। यन संधि नहीं है, गुण संधि है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे उदाहरण, स्वर संधि है ना ये तो, सुर प्लस ईश, तो यहाँ पर क्या आया, अ अथवा आ, इनके आगे क्या, ई दीर्घ अथवा ह्रस्व अथवा दीर्घ, उ अथवा ऊ, रू अथवा रू या रू रू, अ अथवा इनके आगे लिखना है, सभी ऐसा लिखो तो आपको समझ में आएगा। तो इन दोनों स्वरों के बदले में तो क्या गुण होगा, ई का गुण ए, उ का गुण ओ, रू का गुण, और उदाहरण से तो आपको अभी बताएंगे उसका, ये बनता है। ये समझ में आने के लिए मैंने पहले लिखा है, इसको खोल के भी लिख सकते हैं यदि आपको ऐसे समझ में ना आ रहा है तो ऐसा लिखो आप, अ प्लस ई, अ प्लस दीर्घ ई, अ प्लस उ,
अब आ के साथ भी आएगा ये पूरा, आ प्लस ई, आ प्लस दीर्घ ई। तो इन दोनों स्वरों के बदले में यह क्या बनेगा सब, ए। ए का गुण ए। वैसे ही आप ऐसा भी करो, अ प्लस ऊ, अ प्लस दीर्घ ऊ, आ प्लस ह्रस्व ऊ, आ प्लस दीर्घ ऊ। तो इन स्वर, इनके सब में क्या बनेगा, ऊ का गुण ओ बनता है। अब इसको लिखो, अ प्लस रू है ना, रू, अ प्लस दीर्घ रू, आ प्लस ह्रस्व रू, आ प्लस दीर्घ रू। तो इनके सब बदले में अर बनेगा। अलरू को ह्रस्व लेते हैं नहीं लेते हैं, दोनों हिसाब से लिखेंगे तो भी चलेगा। आ प्लस रू में ह्रस्व ही लिख रहे हैं यहाँ पर, आ प्लस रू, लू एक ही है ना, अब इसलिए ये अल बना। इसको कहते हैं गुण संधि। दीर्घल रूप भी लिया जाता है, लेकिन मैंने नहीं लिया है। यदि कोई 14 स्वर लेते हैं तो उसमें दीर्घ भी आता है। यदि आपको चाहिए तो वो एक बार लिखती हूँ यहाँ पर, तो अ प्लस दीर्घल रू। ये बहुत कम आते हैं लू का, लेकिन आते तो हैं, इसलिए आपको पता चाहिए कि क्या है। इन सब का अल बनेगा। एक आप चार्ट करो इसको, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार, तो आपको समझ में आएगा क्या करना है, कौन से संधि करनी है। क्या क्या नियम फिर से मैं दोहरा रही हूँ, अ अथवा आ, इनके बाद में ह्रस्व अथवा दीर्घ, ये ह्रस्व अथवा दीर्घ, हाँ, ई ऊ रू रू, ई ऊ रू और रू आ जाए, हाँ, लू आने पर उन दो स्वरों के बदले में, इन दो स्वरों के बदले में सभी जगह आएंगे, हाँ, इन दो स्वरों के बदले में बाद के स्वर का, हाँ, बाद का कौन सा स्वर है यहाँ पर, इन दो स्वरों के बदले में नहीं, उन से कैसे लिखा है दूसरे इसमें, तो बाद के स्वरों का, इन दो स्वरों के बदले में बाद का जो ई है, हाँ, ऊ है, तो इन स्वरों का यहाँ पर जैसे उदाहरण, जैसे यहाँ पर कैसे है, सुर प्लस अ प्लस ई, श बना ना। अब इसको मैं ई अलग लिख रही हूँ, श अलग लिख रही हूँ, तो अ प्लस ई, तो सुर प्लस ए बनेगा और प्लस ए श। तो क्या बना, दो स्वरों के सु, ये हलंत है तो ए इसमें मिल गया, सुरेश हो। दो स्वरों के बाद ये ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे अभी भी यहाँ पर, तो पहले ही मैंने ऐसा, तो उन दो स्वरों के बदले में गुण संधि होती है, इतना ही चाहिए। उसमें दीदी को पूछना पड़ेगा ऐसा कैसे लिखा, दो स्वरों के बदले में ना अ प्लस ई बराबर ए बन गया। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा था, मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया है। तो नियम क्या बना, अ अथवा आ, इनके बाद में ह्रस्व अथवा दीर्घ, ई वू रूल रू, ई वू रूल रू,
स्वर आने पर उन दो स्वरों के बदले में गुण संधि होती है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण क्या दिया, सुर प्लस ईश, सुर प्लस अ प्लस शह। तो इन दो स्वरों के बदले में क्या बना, ए बना। तो ये क्या रूप बना, सुरेश। अ प्लस दीर्घ ई है ना, तो अ प्लस दीर्घ ई, ए अ प्लस दीर्घ ई बराबर ए बनता है, इसलिए यहाँ पर ए बना। आगे उदाहरण और लिखे तो और समझ में आएगा। गंगा, अभी समझने के लिए अभी गंगा ऐसे लिखते, गंगा प्लस उदकम, नहीं गंगा प्लस क्या दिया, उदकम ही दिया है। अब इसको खोलो, पहले तो समझ में नहीं आ रहा है। तो गंगा, गंगा प्लस आ प्लस ऊ प्लस दकम। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ऐसे कोई शब्द इसको विग्रह नहीं करते हैं, लेकिन फिर सिर्फ आपको समझने के लिए, संधि समझने के लिए मैं उसको अलग कर रही हूँ। तो एक ही शब्द है, तो कोई इसको अलग करते बैठेगा ऐसा नहीं है। पेन चाहिए है ना इसमें। तो ये आ प्लस उ है ना। अब यहाँ पर ये चार्ट आपने जो बनाया है, यहाँ पर देखो आ प्लस उ, रस्व उ है, दीर्घ उ है, रस्व उ है। तो यहाँ पर आ प्लस उ है, तो उसकी संधि क्या बनेगी, ओ बनेगी। तो गंग प्लस ओ प्लस दकम, तो गंग, तो ए ओ इसमें मिल जाएगा क्योंकि हलंत है, तो गंगोदकम। गंगोदकम। देव प्लस ऋषि ही, देव प्लस ऋषि ही। अब यहाँ पर क्या है, देव अ निकाला प्लस रू निकाला प्लस सिही, तो देव प्लस अ प्लस रू है। हाँ, तो अ प्लस रू यहाँ है, तो उसका क्या बनता है, अर बनता है। तो क्या बना, इन दोनों स्वरों के बदले में अर बना, शिही। आप इसको मिला दो, ये हलंत है, इसमें मिल जाएगा। ये देव पूरा हो गया। अब र है, तो र हलंत होता है, तो मैंने पहले बोला था यदि वो व्यंजन है तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये श लिखा मैंने, अरे पीछे कार इसके ऊपर लिखा, तो देवर्षि। झूम केले ना दिसायला पाहिजे, परत होत नाही। आगे फक्त एवढं झूम करायचं, शिकवलंय ना त्याच्यावरती तेवढंच, मग फिरवायचं, ते तिकडचं दाखवतो तेव्हा। तव प्लस लुकार, तो तव में से अ निकाला मैंने, प्लस लू है प्लस कार, तो अ प्लस लू आया। क्या है, अ प्लस लू, तो अ प्लस लू कहाँ है, अ प्लस लू दाखवायचं आहे त्याच्यात। अ प्लस लू है, तो उसका क्या बनता है, अल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इन दोनों स्वरों के बदले में अल बना। अब इसको जोड़ दो, तो क्या बना, ये व पूरा हो गया, ल है, हलंत है ल, तो ये ल कार, तवलकार, तवलकार बना है। ये मेरा ल लिखने के तरीका थोड़ा सा अलग है, तो आप जैसे लिखते हैं वैसे लिखो, तो समझ में। इसको गुण संधि बोलते हैं। ये सब चार्ट बना के रखो, यदि आपको समझ में ना आए, गुण संधि ऐसे हो तो ऐसी होगी, और दीर्घ संधि ऐसी होगी। तो जो अभी बनाए थे ना इस तरीके से, एक बार आपके नोटबुक में बनाओ,
तो आपको समझ में आएगा और सरल जाएगा विषय। बुद्धि संधि का नियम कहाँ लिखा है इसमें? हो गए लिखना आपका आगे की संधि। आज संधियाँ पूरी नहीं होगी शायद। समझा? फिर एक बार मैं सिर्फ बोल रही हूँ। अ अथवा इनके बाद में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, ऊ, रू और रू स्वर आने पर उन दो स्वरों के बदले में गुण संधि होती है। तो यहाँ पर मैंने गुण संधि कैसी होती है ये आपको खोल के बताया। अ प्लस ई है ए बनेगा, अ प्लस ई है तो ए बनता है, आ प्लस ई है तो भी ए बनेगा, आ प्लस ई है तो भी ए बनता है। इसी तरह से ऊ का भी लिखा है, रू का लिखा है और रू का लिखा है, तो यह गुण संधि है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे जैसे उदाहरण आएंगे वैसे समझ में आएगा। समझ में आया इतना प्रकरण? आगे बढ़े चलो। अयादि संधि। निकालेंगे। हाँ? अब आगे की है अयादि संधि। ये स्वर संधि के सब क्या पोट भेद है सब। हाँ, कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। स्वर आने पर उनका क्रमशः ए का अय, ओ आई का आई का आय, ओ का औ का औ। इनके आगे स्वर आने पर इनके आगे स्वर आने पर इनके आगे स्वर आने पर क्रमशः इनका अय, आय, अव, आव होता है। उदाहरण कौन सा लिखवाया था उस दिन? उदाहरण होता है नए न प्लस आई प्लस अ प्लस सी। वो तो बहुत बड़ा है, वो तो गुण संधि का अलग आएगा। अब दूसरा उदाहरण नहीं लिखा।
नयति जब बनाया था हमने तब वहाँ पर नी प्लस अ आया ना, इसको ही खोलते हैं तो न प्लस ई है, दीर्घ प्लस अ आया, और यहाँ पर ओ ठीक है अभी तो यहाँ पर पहले तो वहाँ का गुण संधि होकर इसका ई का ए बना, प्लस अ आया, और ये ए के आगे अ आया ना, तो ए आई ओ इनके आगे कोई भी स्वराज है, तो अ आया तो ये क्या हो गया इन दोनों का न प्लस अय, इस ए के बदले में अय होगा, अय ये बनेगा नय। ये पहले नियम आपका ई का ये है होता है, वो नियम पहले ही बता के आए हैं, इसलिए मैंने उसको खोला नहीं अभी। यहाँ पर मुझे दिखाना है कि ए का आई जो बनाना है वो, इसलिए अब आया दिए यानी संधि एक बच्चे ना आपके जो दिया है उसमें से ई वो रोल रू रसवाता दीर्घ, ये इतना करते हैं फिर उसके बाद खत्म करते हैं। हाँ तो यहाँ ए आई ओ इनके आगे स्वर आने पर क्रमशः इनका अय आय अव आव होता है। तो पर उदाहरण दिया न प्लस ई का ए बना, वो प्रथम गण के धातुओं को अविकरण लगाने के पूर्व में गुण संधि होती है वो बताया, तो अ ई के आगे अ आया तो प्लस उसका क्या बना ए बना, और यहाँ पर ए के आगे अ आया तो यहाँ पर है ना ए, तो इसका आप ऐसा लिख सकते हैं, तो आपको लिखना है तो ए प्लस कोई भी स्वर यहाँ पर लेना है, अब मैंने एक ही स्वर लिया है आई प्लस अ आदि ऐसा लिख रही हूँ, ओ प्लस अ और औ प्लस अ आने पर इन ए आई और ओ औ इनके स्थान पर अय आय अव और आव बनता है, और आगे का जो भी स्वर होगा वो इसमें मिल जाएगा। हो गए आगे, और दो नियम है अभी भी, और एक कल का और एक बताना रह गया आज। आगे पांचवा नियम, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ रू और रू, इन स्वरों के बाद इन स्वरों के बाद स्वरों के बाद अन्य जाति का स्वर आ जाए, हाँ ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, हाँ अन्य अन्य जाति का स्वर मतलब इसके अलावा कोई हाँ आ जाए, स्वर आ जाए उनके स्थान पर क्रमशः य
व, र और ल बनता है। उदाहरण जैसे यहाँ पर इसका चार्ट बनाना तो आप ऐसा बना सकते हैं, ई उ रो रू और लू ह्रस्व और दीर्घ। ये दीर्घ लू कम आता है, लेकिन अब आता है तो अब क्या करें, इसके आगे क्या है, स्वर। अन्य जाति का ई को छोड़कर कोई भी स्वर, समान स्वरों को छोड़कर, असमान जाति ऐसा लिखती हूँ, असमान जातीय स्वर आ जाए। तो ई उ इनके स्थान पर क्या होता है, क्रम से य बनेगा, ई होता है, इसका व बनेगा, रू रू है तो र बनेगा, और लू लू है तो उसका ल बनेगा। इसको यन संधि बोलते हैं। कौन सी संधि है ये, यन संधि। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, तृणानी अति। इसको खोलती हूँ पहले, तृणान प्लस ई प्लस अति, अ प्लस ति। अब यहाँ पर ई के आगे अ आया, ई के आगे अ आया, तो यहाँ पर ई है, और असमान जातीय स्वर कौन सा है, अ। असमान यानी ई है क्या, यहाँ पर ई छोड़कर यह कौन सा स्वर आया, अ आया, तो क्या बनता है उसका, तृणान प्लस इस य, ई का य बने, और प्लस अ बना, और प्लस ति। तो ये इसको मिला दो पहले, तो ये तृणान, ये न है तो इसमें ये हलंत है, हलंत लिखा, और ये हलंत है ना, तो इसमें अ ये मिल गया, तो अ यह पूरा हो गया, और ये प्लस ति, तृणान्यति। इसलिए लिखा रही हूँ कि आपको एक ही जगह चाहिए सब, इसलिए आपको लिखने के लिए बोल रही हूँ। तो क्या बोला, ह्रस्व अथवा दीर्घ ही उ रू लू इन स्वरों के बाद अन्य जाति का स्वर आ जाए, उनके स्थान पर क्रमशः य व र ल बनता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया, तृणानी अति। यहाँ पर मैंने तृणान प्लस इसमें से ई को बाजू में निकाला, प्लस अ लिखा, प्लस ति लिखा। तो यहाँ पर ई के आगे अ आया, तो यहाँ पर ई के आगे आ ई उ, ई को छोड़कर आ उ रू ये स्वर आ जाए। यहाँ पर असमान जाति स्वर है ना वो, तो इनके आने पर क्या बनता है, ई के आगे अन्य समान जाति स्वर है तो यह बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर यह लिखा। तो ये आप मिला दिया, यहाँ पर ये हलंत है तो ऐसा लिखा जाता है, और ये भी हलंत है तो ये अ है आगे, तो अ इस हलंत स्वर में मिल गया, तृणान्यति बना। समझ में आया इतना। दूसरा, साधु प्लस अपि, साधु प्लस अपि। तो यहाँ पर इसको खोलो पहले, साध प्लस उ प्लस अपि, पी का अलग लिखो क्या, अब इतना समझ में आना चाहिए आपको। उ प्लस अ आया तो क्या है यहाँ पर उ, और उ के आगे अन्य असमान जातीय स्वर कौन सा है, अ आया, तो इस उ हो तो क्या बनता है उसका, व बनता है, इसलिए इस उ के स्थान पर व बनता है। तो अब ये क्या करो,
साध्व, ये इसमें मिल गया और ये पूरा हो गया, ये साध्वपी। तो पढ़ते समय साध्वपी पढ़ो और लिखते समय साध्वपी लिखो। समझ में आया क्या कर रहे हैं? इसको कौन सी संधि बोल रही है ना? संधि, ये बहुत बार आती है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझो। उदाहरण और लिखे चाहिए तो कर्तृ प्लस अपी, ये लिखवाए अभी सभी को। कर्ता प्लस रू प्लस अ प्लस पी, तो यहाँ पर रू के आगे र आया, तो रू के आगे अन्य असमान जाति स्वर अ आया, तो उसका क्या बनता है? र बनता है। किसका र बनता है? इस रू का र बनेगा। कर्तृ, कर्ता, इसका र बना, प्लस अ है प्लस पी है, तो ये पर क्या बनेगा? ये तो है ना, अब ये तो कर्तृ है और ये र जो है वो इसके पेट में चला जाता है। हाँ हाँ, ये कैसे? अब ये इसमें कैसे? पहले तो ये र प्लस र पूरा हो गया ना, तो ये दोनों, ये जो पूरा र है वो नीचे आएगा, ये कर्तृपी, यानी इसमें र पूरा है तो हलंत है। र प्लस र पूरा हो गया ना, और ये हलंत है, तो ये पूरा र इसके पेट में ऐसा लिखते हैं, कर्तृपी। समझ में आया? हो गया आपका? हाँ, आगे ए अथवा ओ, द्विखंड चिन्ह का नियम। इतना करते हैं, फिर आगे का कर लेंगे। जितने संधि के नियम बता रहे हैं उनको आज के ही दिन आपको क्लियर करवाना है। यदि कोई अभी भी संधि समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे एक बार फोन करके बता दो, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो। छठा कितना? 5वां नियम है, 5 नंबर का। तो क्या है? ए अथवा ओ, ए अथवा ओ, इनके बाद में अ आ जाए, अ आने पर, अ आने पर तो वह ए अथवा हाँ इकडेच लिहितो, वह ए अथवा ओ में मिल जाता है, अर्थात उसका उच्चारण नहीं होता है। उस अ के स्थान पर द्विखंड चिन्ह इसको कहते हैं। होता है।
जैसे उदाहरण रामो रामो प्लस अश्वम। अब डायरेक्ट मैंने ओ कैसे आया वो आपको पता है से, इसलिए मैंने उसको खोला नहीं अभी। राम प्लस अश्वम तो ओ है ना, राम प्लस ओ प्लस अश्वम, तो राम प्लस ओ, अब अ है ना, तो इसके जगह इसको एक तो ऐसा लिखो कि इसका जो है वह इसमें ही मिल जाता है। हाँ, इसको नहीं लिखा तो एक ऐसा बनेगा ये रामोश्वम, या ऐसा भी लिखा जाता है, नहीं तो ये द्विखंड चिन्ह सहित रामो अ के स्थान पर ये द्विखंड चिन्ह लिखो, ये अश्वम। ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। एक और रह गया फिर भी, एक नया नियम है, ये दाखो मुझे तो चलन तर क्या होगा, ए अथवा ओ, इनके बाद में अ आने पर वह अ तो नहीं चाहिए, यहाँ पर आने पर वह अ ए अथवा ओ में मिल जाता है, ए अथवा ओ में मिल जाता है, अर्थात उसका उच्चारण नहीं होता है। उस अ के स्थान पर द्विखंड चिन्ह होता है। ये कैसे होता है, रामो प्लस अश्वम, राम प्लस ओ प्लस अश्वम, राम प्लस ओ तो स्व अ है वो इस ए अथवा ओ में मिल गया, रामोश्वम बना, ऐसा भी लिखो, नहीं तो द्विखंड चिन्ह लिखकर रामोश्वम भी होता है। दोनों तरीके से लिखा जाता है। अंतिम नियम लिखते हैं और अपना विषय ये खत्म करते हैं। नाम के ये नया नियम है। हाँ, नाम के छठवां नियम, नाम के अथवा क्रियापद के अंत में, नाम के अथवा क्रियापद के द्विवचन के अंत में लिखना है, द्विवचन के अंत, द्विवचन के अंत में पुढचा लिंक अंत में कितने नंबर का है उतना नंबर का लिखो, 7वां नंबर है तो 7वां नंबर लिखो। अंत में ई, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, अथवा ए स्वर होता है, ए स्वर होता है, ए स्वर होता है तो उन तो नहीं, रस के लिए दीर्घ नहीं है तो उनका आगे के स्वरों के साथ संधि नहीं होती है। नहीं होती है
एंड द्विवचन के अंत में सिर्फ लेना है। हाँ? द्विवचन के अंत में यदि दीर्घ ई, दीर्घ ऊ अथवा ए है और उनके आगे यदि स्वर आ जाए तो उनकी संधि नहीं करनी है। जैसे उदाहरण सा कवि आगच्छतः, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ई के आगे आ आया तो यह संधि होनी चाहिए थी, लेकिन ये द्विवचन का है इसलिए यहाँ पर संधि नहीं। ये जो कवि शब्द है और प्रथमा विभक्ति द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है, तो द्विवचन के अंत में ई हो, ऊ हो या ए हो और इसके आगे कोई भी स्वर आ जाए तो उनकी संधि नहीं होगी, ये जैसा का वैसा रहेगा द्विवचन के अंत में। ई उ ए हो तो जैसे साधु, ये साधु भी द्विवचन है, ये तो आपको पता है इसलिए मैंने बताया। अभी उकारांत एकारांत आपको आए नहीं है ना तो नहीं समझ में आएगा, तो अभी इतना ध्यान में रखो, ये साधु आगच्छतः ऐसा है, ये दीर्घ हो गया ना, तो ऊ का ऊ के आगे अ आया तो वो बनना चाहिए था। अभी नियम पढ़ा है हमने यन संधि का, ई ऊ रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ रूल रू, इनके आगे अन्य जाति का स्वर आ जाए तो यह व र ल होता है, यहाँ पर होना चाहिए था वो, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साधु यह प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन जिसके अंत में ई ऊ है और आगे अन्य जाति का यदि स्वर आ जाता है तो उनकी संधि नहीं होती। अब यहाँ पर नहीं होती है तो ऐसा का ऐसा रखना है बस। एक नियम फिर विसर्ग संधि करेगा वो कर लेते हैं, सिर्फ संधि संधि समझा रहे हैं। ये नया नियम है जो द्विवचन का मैंने अभी लिखवाना था तो मैं अभी इसके साथ ही लिखवा दिया है आपके। अभी कल एक दिन चलेगी।